All right, ladies and gentlemen, I'm your mentor Arjun Singh. I hope you guys are doing very good and very fine. आज है हमारा 60 डेज 60 क्लासेस का डे 7 और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर्स। आज ये हमारी करंट अफेयर्स की फर्स्ट क्लास है। मैं आपको अक्टूबर से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। मैंने 70th बीपीएससी में 69 बीपीएससी में जब भी पेपर मैंने दिया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, तो मेरे 30 क्वेश्चन पिछले बार आए थे। मेरे हिसाब से 36-33 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने 95-92% क्वेश्चन मेरे सही थे। क्योंकि करंट अफेयर्स मेरा बहुत अच्छा जॉनर है, अपर हैंड करंट अफेयर्स में बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको ये बात सजेस्ट करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जनरल अवेयरनेस आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। और एक और चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया आप कैसे इतने डिसिप्लिन रहते हो, कैसे आप हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हो, कैसे इतना आप एस्टॉनिशिंग रहते हो, कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपका हाई कैसे रहता है। मैं 3:26 पे उठता हूँ और उठते के साथ सबसे पहले एक चीज़ मैं रोज़ करता हूँ, आने के सामने जाता हूँ और ये 3 चीज़ें अपने आप से बोलता हूँ। आई एम अ ग्रेट गाय, आई एम अ ग्रेट गाय, आई एम अ ग्रेट गाय, और मैं एक ग्रेट गाय हूँ। तो आप भी ऐसे काम किया करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। पीपल कॉल इट एरोगेंस, आई कॉल इट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, पेन और पेपर ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। और देख लीजिएगा कि अगर 1000 लाइक्स नहीं है तो कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक के टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। कब मेरा मूड सटकेगा और मैं क्लासेस बंद कर दूंगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है। और देखिए, सबसे पहला जो स्लाइड की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इट्स इसरो के चेयरमैन। कौन है इसरो के चेयरमैन? डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, वो 11वें चेयरमैन है इसरो के, रिप्लेसिंग एस सोमनाथ। अब मेरी आप बात सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा तभी जब आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण जुलाई 2025 में ये इसरो के चेयरमैन, इन्होंने इसका पद संभाला है। ठीक है, जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक पोजीशन माना जाता है। ऑलराइट, इनके पहले कौन थे प्रेडेसेसर? इनके पहले डॉक्टर एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 और गंगायान जैसे मेजर मिशंस को लीड किया था। ठीक है, डॉक्टर नारायणा पहले इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC, लिखिए LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर थे। ठीक है, जहां उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा काम किया था। डॉक्टर नारायणा पहले क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मान लो। आप बोलोगे कि भैया कहां से आ गया, यहीं से सवाल आते हैं। पहले ये थे LPSC के डायरेक्टर, जहां उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काफी काम किया था। ठीक है, नोटेबल अचीवमेंट में आप लिखिए कि उन्होंने इंडिया का, सुनो पहले, उन्होंने इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट को स्पीड अप किया था। किसको? क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट को स्पीड अप किया था। ठीक है, जिसकी वजह से, इसका मकसद क्या था, इसकी वजह से इंडिया हैवी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर पाया। कौन से सैटेलाइट्स? हैवी सैटेलाइट्स में कौन से सैटेलाइट्स आते हैं, ये भी पूछ सकता है। GSLV का जो सीरीज था उसको। ठीक है, इसरो के जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट PMO रिकमेंड करते हैं, पर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। इसरो का जो चेयरमैन है उसका रिकमेंडेशन PMO करता है, पर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। ठीक है, अब फोकस सुन लीजिए, कहां पे आपको फोकस करना है, सुनो। उनके टेन्योर में इसरो अब गंगायान, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है गंगायान। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। वीनस मिशन, शुक्रयान और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन पर ध्यान दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अखिया में कहा होगा लमरे। अब स्टैटिक जीके का अगर आपको कनेक्शन पूछना है तो आप सुन लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है इसरो का? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, डायरेक्टली अंडर PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, PMO ऑफिस, PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्ट डिपार्टमेंट में ये। ठीक है, इसरो का प्राइमरी लॉन्च स्टेशन क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब आ जाओ बेटा, इसरो के बारे में जानो। इसरो का फाउंडेशन था 15 अगस्त 1969 पे। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर में। ठीक है, बैंगलोर इज इन कर्नाटका। इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था जानते हो? इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1969, जिसे मॉडर्न इंडिया का साइंटिफिक एम्बिशन को हाईलाइट किया गया था। मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंस दिखाया गया था इससे। ठीक है, हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। क्यों है बैंगलोर में? वजह होगा ना, दिल्ली रख सकता था, क्योंकि ये सिटी इंडिया का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब है, इसलिए। ठीक, इसरो के फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना,
इन स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, वेदर, कम्युनिकेशन, रिपोर्ट सेंसिंग एटसेट्रा। ठीक है, पहले इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था। ठीक है, पहले इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था, बाद में सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना दिया गया। ऑलराइट, और फर्स्ट रॉकेट लॉन्च सुनो, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था थुम्बा केरला से। ठीक है, THUMBA केरला। कहाँ पे? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963, जहां एक चर्च को ही रॉकेट लैब बना दिया गया था। आप सोचिए। ठीक है, आ जाइए फर्स्ट चेयरमैन पे। फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। याद रखिएगा इनका नाम। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही इसरो को कंसेप्चुलाइज किया था, कंसेप्ट दिया था इसरो का। उनका मोटो था इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए, अपने डेवलपमेंट गोल्स के लिए, नॉट जस्ट प्रेस्टीज के लिए। ठीक है, डेवलप करने के लिए, बस दिखावा करने के लिए नहीं। ठीक है, अदर अचीवमेंट्स भी सुन लीजिए। अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL स्टैब्लिश किया गया। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE, एजुकेशन के लिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग का फर्स्ट यूज यहीं से हुआ था। ठीक है, और इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन INCOSPAR, INCASOPAR। ठीक है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR इसरो का प्रीकर्सर था। ये इसरो का प्रीकर्सर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और दो फैक्ट, तीन फैक्ट जान लीजिए। विक्रम साराभाई के रिस्पेक्ट में इसरो के मेन लॉन्च सेंटर का नाम रखा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, जो उनके बाद के चेयरमैन थे। ठीक, और 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट उनके विजन का, उनके ग्रेट विजनरी दिमाग का रिजल्ट था। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जान लीजिए करंट एंगल या फिर स्टैटिक एंगल से, MCQs के लिए बेसिकली। इसरो अब तक 100+ सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, इंक्लूडिंग मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, चंद्रयान सीरीज, कार्टोसैट CARTOSAT, RISAT, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, और इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गंगायान, लाइकली इन 2026 टू 2027। ऑलराइट, और इसरो का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या रहा है? 2017 में एक ही लॉन्च PSLV C37 को से 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए थे। ठीक है, इसरो का कॉमर्शियल आर्म जान लीजिए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, और अब न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और अब न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड NSIL। ठीक है, फ्यूचर मिशन क्या है? शुक्रयान, आने वाले मिशन मतलब शुक्रयान, वीनस, चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न, और NISAR US के पार्टनरशिप के साथ। ऑलराइट, आप सोचो एक मेरा क्यों 100% एक्यूरेसी रहती है मेरी करंट अफेयर्स में, जानते हो? ये 5 पॉइंट्स में से, 6 पॉइंट्स में से, मैं यहां से जहां इंडोलगस को मैंने देखा है या फिर किसी को भी मैंने देखा है, बढ़िया बढ़िया टीचर 12-12 मिलियन सर जिनके पास सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो क्या करते हैं कि आके इसरो के चेयरमैन बदल गए हैं। ठीक है, 11th चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, हेडक्वार्टर बता देगा, फर्स्ट चेयरमैन बता दिए। तुम्हें लगता है क्या कि इससे सवाल आएंगे? नहीं आते हैं इससे सवाल। इतनी सारी मैंने 4 लाइनों में मैंने इतने सारे आपको फैक्ट्स बताए हैं। तुम बताओ कि इससे ज्यादा करंट अफेयर्स कहीं से आ सकता है? नहीं, एकदम फैक्चुअल बताऊंगा, कंसेप्चुअल पूरा क्लियर कराऊंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्लस आपका एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से नहीं फंसेगा। याद रखना, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला एग्जाम में, नहीं फंसेगा, चिंता मत करना। ठीक, और दूसरी चीज, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें हमेशा चीजें याद रहेंगी। कैसे? पॉसिबल क्वेश्चन सुन लीजिए। पॉसिबल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं? देखो, इसरो के नए चेयरमैन का नाम पूछ सकता है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ सकता है। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था तो उस समय चेयरमैन कौन थे ये पूछ सकता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है और गंगायान मिशन किससे रिलेटेड है, ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइक्स का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है और मुझे चिढ़ छूट रही है अब। ठीक है, तो आप मेरा भी मजबूरी समझिए आप सभी। ऑलराइट, 1000 लाइक्स का टारगेट मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं करोगे तो जमता नहीं है। ठीक है, लोग बोल रहे हैं मुझे कि भैया, करंट कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने बोला कि भैया
यूपी बिहार के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जलते हैं। अब मैं क्या बोलूं, अब इस पे मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे जाइए। राकेश शर्मा, पॉइंट नंबर 2 इज राकेश शर्मा। देखो, राकेश शर्मा एक एक्सपीरियंस्ड बैंकर है। बैंकर बैंकिंग में काम करते हैं, अब ये मत बोलना बैंक पीओ है, सुनो। जिन्होंने इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक में भी लीडरशिप रोल संभाले, लीड करते थे वो। ठीक है, उनका सिलेक्शन बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के रिकमेंडेशन पर हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पे हो ये लिखो, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के रिकमेंडेशन पे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के टॉप पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, शर्मा जी का फोकस आईडीबीआई बैंक को डिजिटल बैंकिंग और रिटेल सेगमेंट में एक्सपैंड करने पर हो सकता है। ठीक है, साथ ही एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल करना भी उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। ठीक है, उनके लीडरशिप में आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी हेडलाइन में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एलआईसी के थ्रू स्टेक बचाने का सिग्नल दिया है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, इकोनॉमिक पॉइंट है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट यूज किया, पता है नहीं समझ में आएगा। एमडी और चेयरमैन का टेन्योर कितने समय का होता है? 3 साल का होता है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट के व्यू से एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए। राकेश शर्मा ने बैंकिंग रिफॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज के लिए काफी इनिशिएटिव लिए हैं, जो आईडीबीआई का टर्न अराउंड में एक क्रूशल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिसने। ठीक है, आईडीबीआई क्या है? आईडीबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में, बॉम्बे। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक की शुरुआत पहले एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में हुई थी 1964 में, जिसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग था। ठीक है, और 2004 में आईडीबीआई को कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट किया गया और अब ये एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। ठीक, आईडीबीआई का हेड ऑफिस बॉम्बे में है, जो इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हब है। आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बंबई में है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में आता है, ऑलराइट, लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में भी है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए स्टैटिक जीके से क्या सवाल आ सकता है, सुनो। आईडीबीआई बैंक को आरबीआई के सुपरविजन में रेगुलेट किया जाता है, ऑलराइट। पूछेगा कौन सुपरवाइज करता है आईडीबीआई को, लिखोगे आरबीआई। आईडीबीआई बैंक पहले काफी सारे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को फंड करता था, पर अब नहीं करता है। ठीक है, मेजर स्टॉक स्टेक होल्डर सुनिए, प्रमुख शेयर धारक एलआईसी। ठीक है, सुनो, 2019 से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। एलआईसी ने आईडीबीआई में 51% स्टेक एक्वायर किया था। ठीक, जिसकी वजह से ये एक रेयर केस हो गया जहां एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक बैंक एक्वायर किया हो। ठीक है सर, एलआईसी का क्या प्लान था? आईडीबीआई के ब्रांच नेटवर्क का उसे अपने इंश्योरेंस बिजनेस को भी बूस्ट करने के लिए करे। ठीक है, बेसिक प्लान यही था एलआईसी का। अभी भी गवर्नमेंट और एलआईसी मिलकर आईडीबीआई का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, मतलब आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट किया जा सकता है आने वाले समय में। ठीक है, एलआईसी का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। एलआईसी 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, आई गेस। ठीक है, चलिए, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहला आईडीबीआई, देखो आईडीबीआई पहला बैंक था जो स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ज्वाइन किया था। ठीक है, आईडीबीआई बैंक का टैगलाइन क्या था? बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, राजेश निर्वाण जी की बात करते हैं। आइए, राजेश निर्वाण जी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएएस। राजेश निर्वाण सर एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। बैच का मेंशन कर सकते हैं इफ अवेलेबल। ठीक है, अगर आपको बैच पता हो तो। बैच है 1952, यूपी कैडर। ठीक है, बीसीएएस के डीजी का रोल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी पॉलिसीज और रेगुलेशंस को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट नेशनल सिक्योरिटी इकोसिस्टम में एक सिग्निफिकेंट चेंज माना जाता है। ठीक है, खासकर कि एविएशन सेक्टर की बढ़ती थ्रेट्स के कंटेक्स्ट में, जैसे ड्रोन के थ्रेट्स, हाईजैकिंग प्रिवेंशन, टेररिज्म। ठीक है, राजेश निर्वाण सर
इनसे पहले डीजी पोस्ट पर क्यों थे? अगर आपको पता हो कि एग्जाम एंगल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डीजी पोस्ट पर क्यों थे, ठीक है? ये आपको बता रहा हूं, आप रिसर्च करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। 100 कमेंट्स आने चाहिए इस आंसर के लिए, ठीक है? 100 लोग आंसर दोगे तभी तो मैं पढ़ा सकता हूं यार। मुझे अच्छा लगा कि 100 लोग एक्टिव हैं। तो बीसीएएस का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बीसीएएस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, ठीक है? इसका मेन काम क्या है? एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाना, ठीक है? सिंपल सा बात, ऑलराइट। और 1978 में बीसीएएस को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन के एक पार्ट के रूप में बनाया गया, ठीक है? 1987 में ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। कनिष्का एयर क्रैश, एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग के बाद कनिष्का एयर क्रैश, जो एक हिस्टोरिकल एमसीक्यू का एंगल आपका बन सकता है, ठीक है? बीसीएएस सारे इंडियन एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स और कार्गो ऑपरेटर्स को मॉनिटर करता है, ठीक है? स्टैटिक जी के लिख लीजिए। आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके रूल्स को बीसीएएस फॉलो करता है। और बीसीएएस का मोटो क्या है? सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट सिविल एविएशन। आप थोड़ा सोचिए कि मैं आपको स्टैटिक जी के क्यों दे रहा हूं। बच्चे मुझसे पूछते हैं, भैया स्टैटिक जी के क्या आदित्य रंजन सर की किताब से 3000 5000 वाले फैक्ट्स पढ़ लें? आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है 5000 फैक्ट्स आपको एक महीने में याद करना? नहीं। स्टैटिक जी के करंट अफेयर से ही पूछता है, ठीक है? इसलिए बता रहा हूं। हेडक्वार्टर क्या है लाला? नई दिल्ली में। बीसीएएस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है? इसके रीजनल ऑफिसेस इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स पर भी है, बंबई, कोलकाता, चेन्नई और अमृतसर जैसे सिटी में, ठीक है? चलिए, और क्या बता सकता हूं आपको? हाँ, बस बहुत है। बीसीएएस के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, देखिए, मनन कुमार मिश्रा एक सीनियर एडवोकेट है और लीगल प्रोफेशन में उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है? उन्होंने 7th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है। ये एक रिकॉर्ड है जो पहली बार हुआ कि किसी ने इतने टर्म्स तक कंटिन्यूअस लीडरशिप दी हो। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। मिश्रा जी का बिहार से डीप कनेक्शन है, ठीक है? वो बिहार स्टेट बार काउंसिल के भी चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने लीगल प्रोफेशन को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स शुरू किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन एनरोलमेंट, डिसिप्लिन रिएक्शन, लीगल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? उनके लीडरशिप में बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को इन्फोर्स किया, जो अब प्रैक्टिस के लिए मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए। भारतीय बार काउंसिल वकालत और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने का भी काम इन्होंने ही किया था। जैसे कि बीसीआई एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है, जो एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के अंडर स्टैब्लिश हुई थी। बीसीआई का मेन काम क्या है? वकालत, मतलब कि लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करना, लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अप्रूव या रिकॉग्नाइज करना, डिसिप्लिनरी कंट्रोल रखना लॉयर्स पर, स्टेट बार काउंसिल्स को गाइड करना, लीगल एजुकेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना, ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्ट करवाना, ठीक है? बीसीआई ही फाइनल अथॉरिटी है लीगल एथिक्स, प्रैक्टिस नॉर्म्स और प्रोफेशनल कंडक्ट के केसेस में, ठीक है सर? एक्स्ट्रा स्टैटिक और करंट अफेयर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। बीसीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया में स्टेट बार काउंसिल्स भी हैं, पर हर स्टेट के लॉर्ड्स के लिए है वो, लेकिन उनका एपेक्स बॉडी बीसीआई है, उनका हेड बीसीआई है, ठीक है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम ऑल स्टेट बार काउंसिल्स है, और बीसीआई प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 साल का होता है, लेकिन री इलेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है सर? ऑल इंडिया बार काउंसिल AIBE और इंडिया बार एग्जामिनेशन, सॉरी काउंसिल नहीं, 2010 से स्टार्ट हुआ। बिना इसके क्वालिफाई किए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ठीक? ओनली बीसीआई कैन ले डाउन रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है? पॉसिबल क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या आएंगे यहाँ से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट, बीसीआई कितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुआ था? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन सी है? बीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? और बीसीआई का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक? और भी कुछ आ सकते हैं। पहली बार प्रेसिडेंट कौन बने थे? बार काउंसिल का फॉर्मेशन ईयर, ये सारी चीजें, ठीक है? अरे इतना जो मैं बता रहा हूं ना, इतना अगर पढ़ लिया ना लाल मेरे, एक अगर 30 क्वेश्चन आए ना तो 30 में से 30 सवाल करोगे, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 2 छूटेंगे तुम्हारे, 28
जहां पे लोगों को मौत आती है वहां पे तुम 100% स्कोर कर रहे हो, आप समझ रहे हो? ठीक है, देखो अमिताभ मुखर्जी की बात करता हूं मैं। कौन है अमिताभ मुखर्जी? बच्चन नहीं, मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट से पहले अमिताभ मुखर्जी एनएमडीसी में डायरेक्टर थे फाइनेंस के। इससे पहले उन्होंने SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे पीएसयू में भी सीनियर रोल संभाले हैं। सीएमडी का रोल कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन को लीड करने का होता है। ठीक है, स्पेशली माइनिंग सेक्टर में एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। उनका टेनर आने वाले कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जैसे डिजिटल माइनिंग, ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए, अमिताभ मुखर्जी का फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एनएमडीसी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन में काफी यूजफुल होगा। ठीक है, एनएमडीसी क्या है? एनएमडीसी एशिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडर गोइंग है। ठीक है, याद रखिएगा। एनएमडीसी को 1958 में शुरू किया गया था। ठीक है, फाउंडिंग हुई थी इसकी। ठीक सबसे बड़ी आयरन और प्रोड्यूसर कंपनी एनएमडीसी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में ऑपरेट करती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बैलादलिया में, शायद बैलादिला में, और कर्नाटका में डोनीमलाई में। ये है, ये दो फैक्ट्स आप चेक कर लीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ नहीं, यही दोनों होंगे पक्का। एनएमडीसी का हेड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में है। ऑलराइट, और एनएमडीसी सिर्फ आयरन और तक ही लिमिटेड नहीं है, ये डायमंड माइनिंग भी, जैसे कि पन्ना माइंस एमपी में, और मैग्नीसाइट एंड अदर मिनरल्स में भी बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, चलिए, एनएमडीसी का टैगलाइन क्या है बताओ मुझे। एनएमडीसी का टैगलाइन क्या है, यही आज का आपका दूसरा सवाल है। एनएमडीसी का टैगलाइन बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग चलते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ। सागर सिंह कालसी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मंत्रालय के निदेशक सागर सिंह कालसी साहब। सागर सिंह कालसी को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है यहाँ का पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री का। ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। डायरेक्टर लेवल ऑफिसर्स का मेन रोल मिनिस्ट्री की पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को स्ट्रीमलाइन करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सुनो कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 1947 में, एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई। लेटर क्या हुआ था? अलग अलग हो गए थे ये दोनों। ठीक है, करंट कैबिनेट मिनिस्टर, लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम वेब, करंट कैबिनेट मिनिस्टर अभी कौन है बताना मुझे एक बार। मुझे मेरे हिसाब से है हरदीप सिंह पुरी। ऑलराइट, मेजर पीएसयू किसके किसके अंडर आती है ये? ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जीएआईएल, ओवीएल। लिख लीजिएगा इसको, याद लिखने की जरूरत नहीं है पर ऐसे बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मेजर स्कीम लिख लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, पीएमयूवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, पीएमयूवाई, गैस पाइपलाइंस नेटवर्क, ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? शास्त्री भवन, नई दिल्ली। ऑलराइट सर, चलिए, अब मिनिस्ट्री ऑयल गैस एलपीजी पॉलिसी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेजर काम क्या है इस मिनिस्ट्री का? देखो, इंडिया की एनर्जी पॉलिसी बनाना, ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को प्रमोट करना, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सिडी मैनेजमेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइसिंग, इंटरनेशनल एनर्जी कॉरपोरेशन ओपीईसी अदर कंट्रीज में भी। ठीक है, और सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव जैसे बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे हो कि भैया इतना सारी चीज़ लिखना है, नहीं इतना सारी चीज़ नहीं लिखना है। मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक, लेक्चर सुनना, बार बार रिपीट करना लेक्चर्स को, इसीलिए ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, डीजीसीए चीफ कौन है? फैज अहमद किडवाई, फैज अहमद किडवाई डीजीसीए चीफ हैं। ऑलराइट, चलिए, फैज अहमद किडवाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, डीजीसीए चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिया की सिविल एविएशन सेक्टर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेगुलेट और मॉडर्नाइज करना। ठीक है, याद रखिएगा। डीजीसीआई करता क्या है? भारत में नागरिक एविएशन को नियंत्रण करना। ठीक है, डीजीसीए का फुल फॉर्म आपको पता है ना? डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक, डीजीसीए मिनिस्टर
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। इसका मेन काम है, आपको पता है, एयरलाइंस को लाइसेंस देना, सेफ्टी नॉर्म देखना, पायलट लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। ठीक। डीजीसीए का हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, चलिए। पॉसिबल क्वेश्चन सुन लीजिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के नए डायरेक्टर पूछ सकता है। डीजीसीए का फुल फॉर्म, डीजीसीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, डीजीसीए किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की मेजर स्कीम कौन सी है, और डीजीसीए के नए चीफ कौन है। आपको बस ये सुनना है पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है। आप मेरा सुन लीजिए, ज्ञान प्रवचन सुन लिया आपने, पर मेजर जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उस पर आपको बस फोकस करना है, ठीक है। चलिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अब हम लोग बात करते हैं। बहादुर सिंह साहू। देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह साहू, ठीक है। इनको एएफआई बोलते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट बने हैं। बहादुर सिंह साहू एक वेल नोन एथलेटिक्स एडमिनिस्ट्रेटर और फॉर्मर एथलीट भी है, ठीक है, जिनका डीप कंट्रीब्यूशन इंडियन एथलेटिक्स को डेवलप करने में रहा है, ठीक। एएफआई का बेसिक इन्फो सुनो। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब आप सुनिए मेरी बात। मैं आपको जैसे अपॉइंटमेंट बता रहा हूँ, अपॉइंटमेंट के साथ साथ मैं आपको कंपनीज और फेडरेशंस और मिनिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, और कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी बता रहा हूँ। तो ये बस अपॉइंटमेंट नहीं है, इसमें मैंने आपको बहुत पूरा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक, सब कुछ, ठीक है। तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है करंट अफेयर्स में, आप घबराइएगा नहीं। धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ और पढ़ाऊंगा। अब देखो, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, ठीक है। एएफआई का मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स से एफिलिएटेड है, ठीक है। फॉर्मरली पहले ये क्या था? आई डबल ए एफ था पहले, ठीक है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये टीम सिलेक्शन के लिए ट्रेनिंग कैंप और टूर्नामेंट्स कंडक्ट करती है, ठीक है। चलिए, इंडिया के लेजेंडरी जैवलिन थ्रोअर जो है नीरज चोपड़ा, टोक्यो 2020 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, वो एएफआई डेवलपमेंट स्ट्रक्चर से ही निकले हैं, याद रखिएगा। एएफआई प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। री इलेक्शन पॉसिबल तो है, पर 4 साल का ही होता है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल एथलेटिक मिल्खा सिंह जी 1985 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था 400 मीटर रेस में। लिख लो इस चीज़ को। अब आप मान लीजिए आपसे सवाल पूछ जाए मिल्खा सिंह जी के बारे में, तो आप बोलोगे भैया मिल्खा सिंह की तो 1958 में था, पर एएफआई का न्यूज़ आया ना, तो वो पूछेगा ना मेरे भाई, ठीक है। चलो, पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। एएफआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, एएफआई का मेन काम क्या है, और नीरज चोपड़ा किस फेडरेशन के अंडर खेलते हैं, और मिल्खा सिंह भी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जोसेफ ऑन की, लेबनान के प्रेसिडेंट। देखो, जोसेफ ऑन, लेबनान प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन, ठीक है। कौन है ये? जोसेफ ऑन को अभी हाल ही में लेबनान के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया, ठीक है। लेबनान एक वेस्ट एशियन कंट्री है जो अपने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मल्टी रिलीजियस सिस्टम और यूनिक पावर शेयरिंग मॉडल के लिए जाना जाता है, ठीक है। जोसेफ ऑन का इलेक्शन रीजनल स्टेबिलिटी, लेबनान की इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। प्रेसिडेंट लेबनान का सेरेमोनियल हेड होता है, ठीक है, लेकिन की रोल्स में प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट भी है, ठीक है। बिस्किट खा रहा हूँ, रुको, न्यूट्री चॉइस। बेसिक फैक्ट्स लिखिए। कैपिटल क्या है लेबनान का? बीरट, बेरूट, बीरट कुछ भी बोलिए, मैं बेरूट बोलूंगा, BEIRUT, ठीक है। करेंसी है LBP, लेबनीज पाउंड। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक, लेकिन फ्रेंच और इंग्लिश भी यूज होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या है? बेरूट, ट्राइपोली। बेरूट, ट्राइपोली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। क्यों फेमस है लेबनान? एंशियंट फिनिशियन हिस्ट्री के लिए, डाइवर्स कल्चर और मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन, ठीक है। चलिए, पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? 4 पॉइंट लिखो। लेबनान के नए प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान किस कॉन्टिनेंट या फिर रीजन में है, और लेबनान की पॉलिटिकल पावर शेयरिंग सिस्टम में प्रेसिडेंट किस रिलीजन से होता है? किस रिलीजन से होता है? प्रेसिडेंट हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है। मैरोनाइट क्रिश्चियन, MARONITE, मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है। PM सुन्नी मुस्लिम और पार्लियामेंट स्पीकर सिया मुस्लिम। ये यूनिक पावर शेयरिंग मॉडल है बेटा, याद रखना इस चीज को। 3 अलग अलग होते हैं,
पीएम जो होता है वो सुन्नी, और पार्लियामेंट स्पीकर होता है सिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है। चलिए, काफ़ी यूनिक है ये। लेबनान यूनाइटेड नेशंस और अरब लीग का भी मेंबर है, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं इंडियन बैंक एमडी एंड सीईओ के बारे में, विनोद कुमार। ये आखिरी अपॉइंटमेंट है आज का। देखो, विनोद कुमार को इंडियन बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव विनोद कुमार को इंडियन बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, एमडी एंड सीईओ। अपॉइंटमेंट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी की रिकमेंडेशन पर होती है। टेन्योर आमतौर पर 3 साल का होता है। परफॉर्मेंस पर एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है। विनोद कुमार बैंकिंग इंडस्ट्री में सीनियर लीडरशिप एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं और उनका फोकस डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एनपीए मैनेजमेंट पर रहेगा। बढ़िया बिस्कुट है ये। बिस्किट आप ले लिया करें, 10 रुपए का पैकेट मिलता है। जब मैं लेक्चर देता हूँ ना, लगातार गला दर्द होता है, शरीर में कम एनर्जी जब मुझे फील होती है, तो एक बिस्किट खा लिया करिए आधे घंटे के ब्रेक में, 45 मिनट के ब्रेक में, एनर्जेटिक रहोगे। अब दाल चावल नहीं खाओगे ना बार बार यार। इंडियन बैंक मर्जर के बाद भी और बड़ा पीएसयू बैंक बन गया है, ठीक है। 2019 में इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था इसके साथ, ठीक है। इंडियन बैंक के बेसिक फैक्ट जानो। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1907। हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। टैगलाइन क्या है? आपका अपना बैंक, योर ओन बैंक, ठीक है। पैसा लेके भाग जाओ फिर। इंडियन बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। इंडिया बैंक का वाइड नेटवर्क है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस और एटीएम्स हैं, और डिजिटल इनिशिएटिव जैसे INDO ASIS मोबाइल ऐप है इसका। ऐसे MSME एंड एग्री फाइनेंस पर भी फोकस है। इंडियन बैंक कौन सा बैंक है यार? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, पहले इलाहाबाद नाम था इसका, मुझे पता है। इंडियन बैंक ने 2020 में, देखो आ गया फैक्ट, इलाहाबाद बैंक का मर्ज होने पर बिजनेस और आउटरीच को डबल कर दिया है, ठीक है। इंडियन बैंक की मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या है? सुनो मेरी बात। रिटेल, कॉर्पोरेट, एग्री लोन्स, डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। इंडियन बैंक का लोगो एक ट्विन लीफ है, मतलब सिंबलाइजिंग प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ठीक। इंडियन बैंक के नए एमडी एंड चेयरमैन कौन है? ठीक है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन बैंक किस बैंक के मर्ज होने पर और बड़ा बना? और इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? ठीक, चलिए अशोक चंद्र साहब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अशोक चंद्र को पंजाब नेशनल बैंक PNB का नया एमडी और चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अशोक चंद्र जी एक एक्सपीरियंस्ड बैंकर हैं और उन्होंने पहले भी वेरियस लीडरशिप पोजीशंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में संभाली हैं, ठीक है। PNB के बारे में सुनिए, हिस्ट्री। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी PNB की? 1894 में, 19 नहीं 1894, लाहौर पंजाब, लाहौर पाकिस्तान, सॉरी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन। PNB भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI के बाद, ठीक। PNB का नेटवर्क 10,000 प्लस ब्रांचेस और 13,000 प्लस ATMs का है, ठीक है। विथ इंटरनेशनल प्रेजेंस इन कंट्रीज लाइक UK, हांगकांग, दुबई, नेपाल, ठीक। पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, सुनो। PNB के नए MD बता दीजिए। एंड हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन कब हुआ था, टैग लाइन क्या है, और मर्ज होने वाले बैंक्स कौन कौन से थे 2020 में, बस, ठीक है। और एक और चीज सुन लीजिए, PNB का फॉर्मेशन लाला लाजपत राय और अदर फ्रीडम फाइटर्स ने किया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिस्ट बैंक मूवमेंट में, ठीक है। हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा आज, एक्सट्रीमिस्ट वाले में, ठीक। चलिए, बस। तो हमारा जो ये था सर, करंट अफेयर्स, आज मैंने आपको शायद 10 या 12 आपको मैंने ये करवाया ना, 10-12 चीज़ें मैंने आपको बताई अपॉइंटमेंट्स के। बस अपॉइंटमेंट से आपको बताता तो 15 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाता, 10 मिनट में। पर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, सुनिए। बैंकिंग के बारे में बताया, अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको बताया, इसरो के बारे में आपको बताया, लीडरशिप के बारे में आपको बताया, साइंस एंड टेक के बारे में आपको बताया, इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताया, आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बताएं। इतनी सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे एक क्लास में तो आपको लगता है कि क्वेश्चन कहीं से फंसेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा करंट अफेयर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे सारे एस्पेक्ट पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही पढ़ा सकता हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आदमी 30 लेक्चर में जो जितने मार्क्स आपके आएंगे वहाँ से पढ़ने में, मैं आपको वो 5 लेक्चर्स में पढ़ा सकता हूँ। बस इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, ठीक है। चलिए,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिएगा नीचे कि अगर 1000 लाइक नहीं कंप्लीट हुआ तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कभी तो कर दो, मुझे अच्छा फ़ील होगा, ऑलराइट? और अच्छे से पढ़ो, देखो क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है। आप बोलोगे कि भैया समय है, समय नहीं मिलेगा। कब एग्ज़ाम पास आ जाएगा पता नहीं रहेगा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और मेहनत करिए, ठीक? मोटिवेशन के लिए रुकिए मत। लोग मुझसे पूछते हैं भैया आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मैं देखता हूँ कि अगर मेरा बैंक बैलेंस 6 डिजिट से कम है, 10 लाख रुपए के नीचे अगर मेरा बैंक बैलेंस है तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है? 10 लाख 1 होने चाहिए, 9 लाख न 90 हज़ार नहीं, ठीक है? और लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया आप 4 बजे, साढ़े 3 बजे कैसे उठ जाते हो? मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, आप अगर आपका अगर फादर ज़िंदा है, अगर आपके बाप ज़िंदा है और आप सो रहे हो, ठीक है? और उनको काम करना पड़ रहा है, तो आपसे ज़्यादा कायर और नामर्द आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। बुरा लगेगा, बुरा लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर ये बात सच्चाई है। मैं इसलिए सोने जाता हूँ, 10 बजे सोता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, फिर भी 4 ही बजे उठूँगा। मैं बस इसलिए सोता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दूँगा, तो मैं अगले दिन काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे सोने का मन नहीं करता है, मुझे आराम करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है? आराम हराम है, शाहरुख खान बोलता है, ठीक है? मुझे ये नहीं जमता है कि आराम करूँगा, खाना खा के लेटूँगा, बुलशिट लगता है मुझे। लेटने का समय है, लेटना मरने के बाद यार। लेटने के बाद मरने के बाद तो लेटना ही है ना हमेशा। तो 40-50 साल मत लेटिए, ठीक है? 4, 5, 6 घंटे से ज़्यादा मत सोने की कोशिश करो और रात को अगर 10 बजे सोने जा रहे हो, तो तभी सोने जाओ जब आपकी आँख में बेहोशी है। बेहोशी नहीं रहेगी, तो आप डेफ़िनिटली फ़ोन चलाओगे, ठीक है? पहले बेहोशी आ जाए, तब तक काम करिए जब तक आप बेहोश ना होने लगो और जैसे ही बेहोशी आए, वैसे ही जाके सो जाओ। खाना खाए हो, नहीं खाए हो, उससे मतलब नहीं हो। उठ के ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकफ़ास्ट, हेवी प्रोटीन डाइट। चलिए, आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। अर्जुन सिंह, साइनिंग ऑफ। ओम नमः शिवाय।